Welcome to Tech Unlock. In this video, we will see our next point which is phases of compiler. ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपाइलर के कौन से फेजेस होते हैं, मतलब कंपाइलर में कौन से पार्ट आते हैं और उनका काम कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइलर कहाँ पे आता है आपके सिस्टम में वो देख लीजिए। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन मैंने पहले बताया है आपको। ठीक है, सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन में मैंने ये बताया आपको। यहाँ पे मैं सिंपली रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी हो गई जावा या पाइथन, जो भी है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, उनमें क्या होता है आपको हाई लेवल लैंग्वेज का कन्वर्जन किस में करना पड़ता है, आपको एग्जीक्यूटेबल कोड में, यानी आपको मशीन लैंग्वेज में उसे कन्वर्जन करना पड़ता है। ठीक है, मशीन कोड में, क्योंकि आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर सिस्टम को सिर्फ बाइनरी ही समझ में आती है, मशीन कोड ही समझ में आता है जो आपका 0-1 के फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो क्या होती है, आपके नियर टू नेचुरल लैंग्वेज होती है। और हम ये डायरेक्टली मशीन कोड क्यों नहीं लिखते, डायरेक्टली 0-1 में क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यूज़र को समझने के लिए। क्योंकि अगर आपके पेजेस में अगर प्रोग्राम होंगे तो वो हम समझ नहीं पाएंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा प्रोसेस। इसलिए यूज़र क्या करता है, आपके नेचुरल लैंग्वेज में जो आपकी इंग्लिश है, ठीक है, नियर टू नेचुरल लैंग्वेज आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो आपके इंग्लिश में हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं, और बाद में आपके कंपाइलर का क्या काम होता है, उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना फॉर दी एग्जीक्यूशन पर्पज। एग्जीक्यूट करने के लिए उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से पार्ट आते हैं वो देखते हैं हम। प्री प्रोसेसर आता है, ये भी हमने इंट्रोडक्शन में देखा है, मैं सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ। प्री प्रोसेसर मतलब क्या होता है, प्री प्रोसेसर क्या करता है, आपकी मेन हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसका कन्वर्जन आपके प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके स्टेटमेंट होते हैं, हैश इंक्लूड फाइल्स होते हैं आपके, हैश इंक्लूड stdio.h या conio.h। तो ये जो आपके इंक्लूजन फाइल होते हैं, तो इन सभी का क्या करता है, वो रिप्लेसमेंट कर देता है आपके विद द हेल्प ऑफ कोड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोड। तो कोड से ये क्या कर देता है, रिप्लेसमेंट कर देता है आपके हैश फंक्शन का। मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिंपली इंक्लूजन होता है। क्या होता है आपका इंक्लूजन होता है, ये फाइल आपकी निकल जाती है और उसके रिस्पेक्टिव जो भी कोड है वो क्या हो जाता है, आपके प्रोग्राम में ऐड हो जाता है इन सिंपल। ठीक है, और ये हैश इंक्लूड फाइल्स के अलग अलग यूज़ है। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हम किस लिए यूज़ करते हैं, आपके प्रिंट के लिए हम यूज़ करते हैं या स्कैन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट वर्क जो होता है इंक्लूजन, फाइल इंक्लूजन करता है ये। नेक्स्ट है इसका मैक्रो एक्सपांशन। नेक्स्ट क्या करता है, ये मैक्रो एक्सपांशन का भी काम करता है। मैक्रो एक्सपांशन मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर दूँ तो यहाँ पे अगर सपोज हमने लिख दिया हैश डिफाइन फंक्शन हमने यूज़ किया, हैश डिफाइन मैक्स यहाँ पे ले लिया मैंने 100। तो हमने जहाँ पर भी मैक्स यूज़ किया होगा तो ये क्या रहती है, आपकी कांस्टेंट वैल्यू रहती है जो आपके मैक्स को एलोकेट होती है। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जांपल दे दिया, हैश डिफाइन पाई 3.14। तो यहाँ पे आपकी जो पाई की वैल्यू है वो क्या होगी, आपके पूरे प्रोग्राम में कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। और यहाँ पे इसी को हम क्या कहते हैं, मैक्रो डिफाइनिंग भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये मैक्रो एक्सपांशन करने का काम, मतलब पाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपके 3.14 से रिप्लेस करने का काम कौन करता है, आपका ये प्री प्रोसेसर ही करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जनरली हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि आपके प्रोग्राम में क्या हो सकता है, मल्टीपल्स टाइम्स आपके वैल्यू हो सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका सपोज हमें मैक्स की वैल्यू चेंज करनी है, हमें 110 करना है, तो हर बार हम वेरिएबल पे जाके चेंज नहीं करना चाहते, तो सभी एक स्टेटमेंट से आपके सभी चेंज होने चाहिए आपके पूरे प्रोग्राम में। ठीक है, अगर ये 100 टाइम्स अगर हमने यूज़ किया होगा तो सभी के सभी वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, यहाँ पे चेंज होने चाहिए विद द हेल्प ऑफ अपडेटेड वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस वजह से ये सिंपली हम कॉन्स्टेंट से अगर वैल्यू डिफाइन करना चाहते हैं तो इसलिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट के लिए। और यहाँ पे हम मैक्रो से हमारे फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, हैश डिफाइन एरिया ऑफ सर्कल, सपोज ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला दे सकते हैं, पाई आर स्क्वायर जो भी है उसका इम्प्लीमेंटेशन। और ये जो हम फंक्शन हमारा यूज़ करेंगे हम हमारे प्रोग्राम में, तो सिंपली जो भी आपका फॉर्मूला है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, आपके एरिया ऑफ सर्कल से। ठीक है, पाई आर स्क्वायर जो भी है फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, इस वेरिएबल के नेम से, इस या मैक्रो के नेम से क्या हो जाता है, सिंपली रिप्लेस हो जाता है। तो फंक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन जनरली हम कब यूज़ करते हैं, आपको अगर कम ओवरहेड में अगर फंक्शनलिटी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि हम अगर प्रोग्राम में अगर फंक्शन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा ओवरहेड क्या होता है, जनरेट होता है। तो यहाँ पे सिंपली ओवरहेड जनरेट नहीं होता, इस वजह से भी यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, या मल्टीपल्स टाइम्स यूज़ करना है तो भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दो काम करता है, एक आपका हैश इंक्लूड फाइल का इंक्लूजन करता है आपके प्रोग्राम में, और सेकंड क्या है, आपका
मैक्रो एक्सपेंशन करता है, ठीक है, जो है हमारा प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट देखिए, अब ये दोनों फाइल आपके एक्सपांड होने के बाद आपका जो भी कोड बनेगा वो क्या होगा, आपका प्योर हाई लेवल लैंग्वेज होगी, ठीक है, वो क्या होगी, आपकी प्योर हाई लेवल लैंग्वेज का वो प्रोग्राम होगा। वही प्रोग्राम हम किसे देते हैं, कंपाइलर को, ठीक है। कंपाइलर पता है आपको हाई लेवल लैंग्वेज का कन्वर्जन किस में करता है, असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज में आने के बाद असेंबली लैंग्वेज आपको पता है मूव R1, R2 इंस्ट्रक्शन होते हैं, मूव होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये क्या होते हैं, निमोनिक्स होते हैं, आपको पता है। नेक्स्ट देखिए, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्जन होने के बाद नेक्स्ट कौन आता है, आपका असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज का कन्वर्जन सिंपली मशीन लैंग्वेज में करता है, यानी आपके मशीन कोड में। लेकिन वो मशीन कोड क्या हो सकता है, आपका रिलोकेटेबल हो सकता है, मतलब उसे रिलोकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ये रिलोकेशन कंसेप्ट हमारे 3rd यूनिट में है, ठीक है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। रिलोकेशन मतलब क्या होता है, चेंजिंग ऑफ एड्रेस, ठीक है, चेंजिंग एड्रेस इज नथिंग बट रिलोकेशन। अब ये रिलोकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सपोज हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है स्टार्ट 500 और 500 से अगर हमारे मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है मेमोरी, तो आपका असेंबलर क्या करता है, सिंपली यहाँ पे रिलोकेशन करता है। सपोज आपका 700 से फ्री है आपके रैम में, तो ये क्या करेगा, 700 से एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। मतलब आपका प्रोग्राम कैसा भी हो, ये क्या करेगा, जो भी फ्री मेमोरी है वहाँ से क्या कर देगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। और एक बार एड्रेस एलोकेट होने के बाद आपका लिंकर और लोडर क्या हो जाता है, यहाँ पे काम में आता है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग एड्रेस काम में आते हैं, लिंक टाइम एड्रेस आता है, लोड टाइम एड्रेस आता है और ट्रांसलेशन टाइम एड्रेस आता है, ठीक है। आपको डिटेल में जानना है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे अलग अलग एड्रेस यहाँ पे क्या करते हैं, कलेक्टिवली आपका एक एड्रेस बनाते हैं, जो फाइनल एड्रेस होता है आपका मशीन कोड, ठीक है। मतलब आपका 700 से प्रोग्राम क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। लिंकर का काम आपको पता है कि आपके क्या करना, फाइल को लिंक करना, ठीक है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स अगर होंगे तो उन्हें लिंक करने का काम करता है, या नंबर ऑफ फाइल्स को। और लोडर क्या करता है, जो भी लिंकर ने आउटपुट क्रिएट किया है, जो आपका क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी में होता है, तो वो सिंपली सेकेंडरी मेमोरी से उठा के मेन मेमोरी में डालना, ये किसका काम होता है, आपके लोडर का काम होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये बेसिक हमने इसके पहले भी देखे हैं। और बाद में आपका जो फाइनल आउटपुट होता है वो आपका मशीन कोड होता है, 0-1 फॉर्मेट में होता है, वो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, विच इज़ नथिंग बट आवर एग्जीक्यूटेबल कोड, ठीक है। तो ये सिंपल फ्लो है। नेक्स्ट देखिए कि कंपाइलर के फेजेस क्या है, हम क्या देख रहे हैं, कंपाइलर के फेजेस, सिंपली यही स्टेप देख रहे हैं हम। तो इस कंपाइलर में क्या क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हाई लेवल लैंग्वेज आएगी, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज जो आपकी प्योर हाई लेवल लैंग्वेज है वो किसे दी जाएगी, आपके लेक्सिकल एनालाइजर को। ये एनालाइजर क्या करेगा, या इसे हम लेक्सिकल एनालिसिस फेज भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, सिंपली आपके जो भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट है उन्हें उठाता है और उन्हें स्ट्रीम ऑफ टोकन्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये टोकन्स में डिवाइड कर देता है, टोकन 1, टोकन 2, टोकन 3, ऐसा क्या कर देता है, सेक्शन वाइज पार्ट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। कैसे, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको, सिंपली यहाँ पे प्रोसेस समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सिंटैक्स एनालाइजर आता है, ठीक है। मतलब जो भी डिवाइडेशन हुआ है नंबर ऑफ टोकन्स में, वो किसे एज ए इनपुट दिया जाता है, सिंटैक्स एनालाइजर को। और ये क्या करता है, आपका पार्स ट्री क्या करता है, सिंपली जनरेट करता है। अब ये पार्स ट्री क्या होता है, आपका एक ट्री फॉर्म में क्या होता है, जनरेशन होता है। और ये पार्स ट्री आपको किससे दिया जाता है, आपके सिमेंटिक एनालाइजर को दिया जाता है, या सिमेंटिक एनालिसिस फेज को दिया जाता है। इसे हम फेज भी बोल सकते हैं, या प्रोसेस के लिए हम एनालाइजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस फेज में क्या होगा, सिमेंटिक एनालिसिस फेज में, कि आपके पार्स ट्री को सिमेंटिकली वेरीफाई किया जाएगा। मतलब आपके ग्रामर की हेल्प से इसे क्या किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा कि ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिमेंटिकली वेरीफाई होने के बाद नेक्स्ट ये क्या करेगा, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर को पास ऑन किया जाएगा। अब ये इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या करता है, आपका एक स्पेसिफिक कोड में इसे क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्म करता है मतलब आपके मल्टीपल्स कोड्स हो सकते हैं आपके इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के, ठीक है। मल्टीपल्स आउटपुट हो सकते हैं। तो ये वन ऑफ द फेमस आउटपुट है, या वन ऑफ द फेमस क्या है, इंटरमीडिएट कोड है, जो क्या है, आपका 3 एड्रेस कोड। तो ये 3 एड्रेस कोड फिर आपका किसे दिया जाता है, कोड ऑप्टिमाइजर को, ठीक है। ऑप्टिमाइजर नेम से आपको पता चल गया होगा कि ऑप्टिमाइज करता है मतलब आपके प्रोग्राम की साइज क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ओवरऑल प्रोग्राम की साइज रिड्यूस कर देता है। या सिंपली हम कह सकते हैं कि 3 नंबर का अगर कोड हो तो 3 नंबर का कोड क्या करेगा, वो 2 लाइन्स में ही एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब 2 लाइन में ही कर देगा, मतलब एक लाइन सिंपली क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। कैसे, मैं एग्जाम्पल में बताता हूँ। और नेक्स्ट देखिए, ऑप्टिमाइज होने के बाद हम क्या करते हैं, टारगेट कोड जनरेटर को देते हैं जो भी आपका ऑप्टिमाइज कोड है। ओके, देन टारगेट कोड जनरेटर क्या करता है, आपका असेंबली लैंग्वेज में उसका क्या कर देता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है।
असेंबली लैंग्वेज क्या होती है आपकी, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मतलब यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए यही असेंबली लैंग्वेज हम किसे देते हैं, हमारे असेंबलर को देते हैं। असेंबलर उसका मशीन कोड में ट्रांसफर कर देता है। विद द हेल्प ऑफ लिंकर एंड लोडर हमारा क्या होता है, वो एग्जीक्यूट होता है। मतलब जो क्या होता है आपका मशीन कोड होता है। मशीन कोड मतलब आपका फाइनल आउटपुट क्या होता है, आपका बाइनरी कोड जो आपका 10 में होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। सिंपली हमने क्या देखा है, फेजेस ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर किन किन फेजेस में से यहाँ पे पास होता है। ठीक है, लेक्सिकल फेज, सिमेंटिक फेज, तो डिफरेंट फेज से यहाँ पे पास होता है। और यहाँ पे देखिए हर एक फेज में क्या होता है, आपको सिंबल की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सभी आपका सिंबल टेबल मैनेजर एक कंपोनेंट होता है जो आपके सभी टेबल से क्या होता है, सिंपली कनेक्ट होता है। ठीक है, मैनेजर मतलब क्या है, सिंबल टेबल में सिंबल्स के क्या होंगे, सिंपली एंट्री होंगे। तो जितने भी नंबर्स ऑफ सिंबल्स होंगे आपके, तो सभी के क्या होंगे, सभी फेज में आपके एक्सेस होंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे कंपोनेंट है एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। तो यहाँ पे किसी भी फेज में अगर आपका एरर आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंपली हैंडल हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने अगर कोई सेमीकोलन डबल दिया हो तो यहाँ पे सिंपली आपका एरर जनरेट होगा। किसी भी फेज में हो यहाँ पे एरर जनरेट होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो ये दो कंपोनेंट क्या है, आपके सभी फेज के लिए एप्लीकेबल है। सिंबल टेबल मैनेजर एंड एरर हैंडलर भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ओके एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे देखिए ये जो आपके पहले 3 कंपोनेंट है, फर्स्ट आपका लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर एंड सिमेंटिक एनालाइजर, ये आपके आते हैं, ये सभी कंपोनेंट आपके आते हैं एनालिसिस फेज में। ठीक है, इसे हम एनालिसिस फेज भी कलेक्टिवली हम कहते हैं। ठीक है, एनालिसिस फेज। और यहाँ पे ये जो लास्ट वाले 3 है तो ये क्या होते हैं आपके, ये होती है आपकी सिंथेसिस फेज। ठीक है, तो इसे हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एनालिसिस फेज। फर्स्ट 3 आपके सेक्शन को क्या कहते हैं हम, एनालिसिस फेज। और यहाँ पे ये सेकंड है, इसे हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस फेज। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एनालिसिस फेज एंड सिंथेसिस फेज ये 2 पार्ट में भी डिवाइड हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। ओके, लेट्स सी दी एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक्स इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, और यहाँ पे लास्ट में क्या है आपका सेमीकोलन। ठीक है, तो ये अलग अलग फेज में कैसे बिहेव करेगा, क्या क्या होगा, वो सभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर आपको पता है ये क्या करता है, आपके इनपुट को नंबर ऑफ टोकन्स में डिवाइड कर देता है। अब हमारे प्रोग्राम में हमने एक ही स्टेटमेंट कंसीडर किया है। ठीक है, आपके प्रोग्राम में मल्टीपल स्टेटमेंट आ सकते हैं और सभी का कन्वर्जन ऐसे ही होगा। हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिया है। तो यहाँ पे देखिए इस स्टेटमेंट को क्या करेगा, ये लेक्सिकल एनालाइजर नंबर ऑफ टोकन्स में डिवाइड करेगा। ये क्या करता है, एक एक इंटिटी को लेक्जिन्स के तरह कंसीडर करता है। ठीक है, मतलब हर एक इंटिटी को ये क्या कंसीडर करता है, एज अ लेक्जिन। तो ये लेक्जिन, हर एक लेक्जिन क्या होता है आपका, यहाँ पे 1 टोकन्स में डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल एक्स क्या है आपका, आइडेंटिफायर है, इक्वल्स टू क्या है आपका, ऑपरेटर है, फिर से ए क्या है आपका, आइडेंटिफायर है, मल्टीप्लिकेशन क्या है आपका, ऑपरेटर है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा, और बाद में क्या है प्लस आपका फिर से ऑपरेटर है, सी क्या है आपका, आइडेंटिफायर है। तो हर एक लेक्जिन्स को ये क्या करता है, सिंपली टोकन्स में डिवाइड कर देता है। अब आपके लेक्सिकल एनालाइजर को कैसे पता चलेगा कि ये आइडेंटिफायर है और ये ऑपरेटर है आपका, तो यहाँ पे क्या होते हैं, लेक्सिकल एनालाइजर को हमें प्री डिफाइन कुछ रूल्स देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं, लेटर कैन बी फॉलोड बाय डिजिट। ठीक है, और डिजिट कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइम्स। तो डिजिट आपका मल्टीपल्स में हो सकता है, एक से ज़्यादा डिजिट भी हो सकता है, या फिर एक सेकंड पैटर्न भी हम दे सकते हैं। ठीक है, ये पैटर्न हमें पहले देने पड़ते हैं आपके लेक्सिकल एनालाइजर को, और विद द हेल्प ऑफ दिस पैटर्न आवर लेक्सिकल एनालाइजर कैन फॉर्म अ टोकन्स। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पैटर्न हो गया आपका, लेटर कैन बी फॉलोड बाय लेटर प्लस डिजिट। ठीक है, और ये क्या हो सकता है आपके मल्टीपल्स में भी हो सकते हैं, इस वजह से ब्रैकेट क्या किया है, स्टार किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेटर कैन बी फॉलोड बाय लेटर और डिजिट। ठीक है, लेटर भी हो सकता है या डिजिट भी हो सकता है। तो ऐसे मल्टीपल पैटर्न हम क्या करते हैं, लेक्सिकल को देते हैं, लेक्सिकल एनालाइजर को, और ये सिंपली क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ दिस पैटर्न आपके नंबर ऑफ टोकन्स का ये एक्सप्रेशन क्या करता है आपका, फॉर्म करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फेज क्या है, ये नंबर ऑफ टोकन्स हम किसे देते हैं, आपके सिंटैक्स एनालाइजर को। अब ये सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है, आपका पार्स ट्री जनरेट करता है। ठीक है, फेज आपको पता है पार्स ट्री जनरेट करता है, लेकिन ये पार्स ट्री कैसे जनरेट की जाती है, विद द हेल्प ऑफ आवर ग्रामर। ठीक है, तो ये जो हमने पैटर्न दिया था तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, पैटर्न्स को ही, और इसे हम क्या कहते हैं, आपके कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहते हैं। ठीक है, इस ग्रामर को हम क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो ये क्या करता है, सिंपली आपके एक्सप्रेशन को क्या करता है, पार्स ट्री में सिंपली डिवाइड कर देता है, सिंपली पार्स ट्री यहाँ पे जनरेट कर देता है, और आपके सिंटैक्स एनालाइजर का आउटपुट आपके लेक्सिकल एनालाइजर के आउटपुट से क्या होता है, सिमिलर होता है। मतलब लेक्सिकल एनालाइजर क्या है, यहाँ पे देखिए ID इज इक्वल्स टू ID मल्टीप्लाई बाय
बाय ID प्लस ID, ID मतलब आइडेंटिफायर, और यहाँ पर भी देखिए ID इक्वल्स टू ID मल्टीप्लाई बाय ID प्लस ID, और यहाँ पे क्या है सेमीकोलन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये ग्रामर क्या है, ग्रामर मतलब क्या है, प्रोडक्शन हम इसे कह सकते हैं, या हर एक रूल कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, हर एक स्टेटमेंट को हम क्या कह सकते हैं, रूल्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल देखिए, स्टेटमेंट कैन बी आइडेंटिफायर विच इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन विच इज फॉलोड बाय सेमीकोलन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई बाय टर्म। तो यहाँ पे आपकी टर्म भी हो सकती है, और एक्सप्रेशन कैन बी ओनली टर्म। ठीक है, टर्म भी हो सकती है, सिर्फ टर्म भी हो सकती है। टर्म कैन बी टर्म प्लस फैक्टर। ठीक है, टर्म आपका टर्म प्लस फैक्टर भी हो सकता है, या सिंपली फैक्टर भी हो सकता है, स्लैश मतलब और है। ठीक है, एंड फैक्टर कैन बी आइडेंटिफायर। ठीक है, तो इसी ग्रामर की हेल्प से हम क्या करेंगे, पार्स ट्री जनरेट करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट हमको पता है, स्टेटमेंट यानी आपका स्टार्टिंग का सिंबल होता है। तो सिंबल क्या है आपका, स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या है आपका, ID इक्वल्स टू ई। तो ID क्या है आपका, आइडेंटिफायर प्लस एक्सप्रेशन। तो ID इक्वल्स टू ये क्या हो गया आपका, फर्स्ट आपका स्टेटमेंट आ गया। उसके बाद देखिए, इसके बाद आपका इक्वल्स टू आ गया, ID इक्वल्स टू ये क्या हो गया है आपका, स्टार्टिंग का आ गया है। नेक्स्ट देखिए, इसी एक्सप्रेशन को हमने किस में डिवाइड किया है, एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई बाय टर्म। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कैन बी अ टर्म, तो एक्सप्रेशन फिर से हमने किस में डिवाइड किया है, कन्वर्ट किया है टर्म में। ठीक है, और यहाँ पे टर्म हमने फिर से किस में डिवाइड की है, आपके फैक्टर में, और फैक्टर किस में हमने डिवाइड किया है, फिर से आपके आइडेंटिफायर में। ठीक है, समझ में आ रहा है। ID इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हुआ है, ID मल्टीप्लाई बाय ID प्लस ID, और यहाँ पे क्या है लास्ट में आपका सेमीकोलन। ठीक है, तो सिंपली क्या है आपका लेक्सिकल एनालाइजर का आउटपुट और आपके सिंटैक्स एनालाइजर का आउटपुट क्या है, यहाँ पे सिमिलर है, यहाँ पे और सिमिलर ही आना चाहिए। ठीक है, और ये हमने क्या की है, सिंपली पार्स ट्री जनरेट की है। नेक्स्ट इसका आउटपुट हम किसे देते हैं, सिमेंटिक एनालाइजर को देते हैं, और सिमेंटिक एनालाइजर का क्या काम है, पार्स ट्री को क्या करना, सिंपली वेरीफाइड करना, सिमेंटिकली वेरीफाई करना। सिमेंटिकली मतलब क्या है, कुछ एरर्स नहीं है ना, ये सिंपली क्या करना, चेक करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दें तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिफायर इक्वल्स टू आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर मतलब क्या है आपका, यहाँ पे वेरिएबल ही होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल में ही हम क्या करते हैं, वैल्यू स्टोर करते हैं। आपको ये पता है राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर होती है। तो यहाँ पे सिंपली आपका वेरिएबल ही होना चाहिए, यहाँ पे आपका फंक्शन नहीं होना चाहिए, या अरे एलिमेंट नहीं होना चाहिए, या आपकी कोई कॉन्स्टेंट वेरिएबल भी नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टेंट वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। सपोज हमने पाई की वैल्यू डिफाइन की थी इसके पहले, हैश डिफाइन PI क्या किया था हमने 3.14। तो सिंपली हम यहाँ पे PI इक्वल्स टू ये एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, क्योंकि वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये वेरिएबल आपका क्या होना चाहिए, रूल्स के अनुसार होना चाहिए, सिमेंटिकली क्या होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। और ये जो आपका स्टेटमेंट है ये भी क्या होना चाहिए आपका, सिंपली कोई भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिस्टमैटिकली या हम कह सकते हैं सिमेंटिकली क्या होना चाहिए, सभी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ये सिमेंटिक एनालाइजर के बाद हमारी नेक्स्ट फेज आती है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। ठीक है, तो इस फेज में क्या होता है आपका, 3 एड्रेस कोड जनरेट होता है। ठीक है, मैंने इसके पहले बताया आपको 3 एड्रेस कोड जनरेट होता है। तो ये 3 एड्रेस कोड आपका वन ऑफ द पॉपुलर क्या है, एड्रेस कोड है। तो इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि 3 लाइंस क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, इस वजह से इसे 3 एड्रेस कोड भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका सिंपली ये एक्सप्रेशन किस में डिवाइड किया है, 3 एड्रेस में डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए A प्लस बी क्या किया है, यहाँ पे T1 इक्वल्स टू A प्लस बी किया है। उसके बाद T2 में क्या किया है, C प्लस T1 किया है। C मतलब क्या है आपका, ये थर्ड आपका आइडेंटिफायर है, प्लस क्या किया है T1, मतलब इसका रिजल्ट और C वो क्या होगा आपका, कंबाइन होगा T2 में। और T2 फिर से हम किसे दे रहे हैं, आपके X को, क्योंकि बाद में क्या है यहाँ पे X है। ठीक है, समझ में आ रहा है। 3 एड्रेस कोड यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब इस 3 एड्रेस कोड को जनरेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, तो 3 एड्रेस कोड से हम क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर हम कहें तो 3 एड्रेस कोड आपके कोड ऑप्टिमाइज़र को और टारगेट कोड जनरेटर को क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। और ये सिंपल हो जाता है आपका टारगेट, आपका कोड ऑप्टिमाइज करना और टारगेट कोड जनरेट करना सिंपली आपका थोड़ा इजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। और इसका एक और एडवांटेज भी है कि आपके इंटरमीडिएट कोड जनरेटर तक क्या होता है आपका, ये सभी आपके किस में आता है, आपके किसी भी कंपाइलर में आ सकता है। मतलब इसे हम क्या कहते हैं, आपके इंटरमीडिएट कोड जनरेटर से पहले जितने भी फेज है इसे हम क्या कहते हैं, फ्रंट एंड कहते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड। और इसके बाद में जो भी फेजेस आते हैं इसे हम क्या कहते हैं, बैक एंड कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब क्या है, कोई भी कंपाइलर आप डिज़ाइन कीजिए, आप हम क्या देख रहे हैं, कंपाइलर देख रहे हैं। कोई भी कंपाइलर हम क्या करें, डिज़ाइन करें, तो उसमें फ्रंट एंड क्या हो सकता है, सेम हो सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है, बैक एंड मतलब क्या है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है।
प्लेटफॉर्म मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपका लिनक्स का प्लेटफॉर्म अलग होगा, आपके इंटेल के प्लेटफॉर्म से अलग होगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म में आपका हार्डवेयर भी आता है, आपके इंटेल का अलग होगा, आपके AMD का अलग होगा। ठीक है, और प्लेटफॉर्म में आपके इंस्ट्रक्शंस भी चेंज हो सकते हैं टारगेट कोड जनरेटर के। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ आपको। प्लेटफॉर्म मतलब क्या है, सिंपली आपका मोबाइल का प्लेटफॉर्म अलग हो सकता है और आपके कंप्यूटर का प्लेटफॉर्म कंपाइलर के लिए अलग हो सकता है। ये क्या देख रहे हैं हम, कंपाइलर कैसे डिज़ाइन किया जाता है और उसमें कौन से फेजेस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्या होगा आपका, किसी भी कंपाइलर में ये कॉमन पार्ट है। फ्रंट एंड क्या होता है आपका, कॉमन पार्ट होता है, किसी भी कंपाइलर में हम ये उठाकर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल के लिए भी आपका यही कोड क्या होगा, एप्लीकेबल होगा आपके कंप्यूटर प्लेटफॉर्म की तरह। ठीक है, ओके, तो आपके कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पे भी क्या होगा, आपका कंपाइलर का ये फ्रंट एंड का कोड जो भी हमने अब तक देखा है, ये सभी फेजेस का कोड क्या होगा, सेम होगा एज कंपेयर टू आवर मोबाइल कंपाइलर की तरह। ठीक है, मतलब प्लेटफॉर्म कोई भी हो, आपका ये फ्रंट एंड का कोड क्या होगा, दोनों प्लेटफॉर्म पे सेम ही होगा। सिर्फ आपका बैक एंड क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म और अकॉर्डिंग टू आवर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फेज है हमारी कोड ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइज मतलब क्या करना, कोड को रेड्यूस करना या सिंपली साइज कम करना। तो यहाँ पे देखिए 3 एड्रेस कोड का ट्रांसफॉर्म किस में हो गया है, 2 एड्रेस में हो गया है, मतलब 2 लाइन में ही यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो सिंपली क्या किया है, T1 इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाई B। नेक्स्ट देखिए x इक्वल्स टू C प्लस T1, मतलब ये थर्ड स्टेप क्या हो गई है हमारी, सिंपली इलिमिनेट हो गई है और x यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऑप्टिमाइजर क्या करता है आपका, सिंपली साइज रेड्यूस करता है प्रोग्राम की, या सिंपली लाइन क्या कर देता है, इलिमिनेट कर देता है, जिससे क्या होता है आपका प्रोग्राम थोड़ा फास्टली एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट देखिए टारगेट कोड जनरेटर। नेक्स्ट क्या है, फेज है हमारी टारगेट कोड जनरेटर को यहाँ पे दिया जाता है आपका कोड ऑप्टिमाइजर का आउटपुट, और ये सिंपली क्या करेगा, आपका असेंबली लैंग्वेज का कोड यहाँ पे सिंपली फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे ये कोड कैसे होगा, ये कोड आपका कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन प्लेटफॉर्म ये चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इंटेल का प्लेटफॉर्म का कोड लिया है। ठीक है, इंटेल में क्या होता है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का नेम होता है, इंस्ट्रक्शन के नेम के बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन होता है और यहाँ पे क्या होता है आपका सोर्स होता है। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे हमने अगर यूनिक्स प्लेटफॉर्म देखा तो AT&T बेल्स लैबोरेटरी आपको पता होगी, AT&T बेल्स लैबोरेटरी, तो उसका क्या है फॉर्मेट अलग है थोड़ा, जो क्या है आपका यूनिक्स सिस्टम का है। यूनिक्स में क्या होता है आपका इंस्ट्रक्शन नेम होता है, उसके बाद यहाँ पे सोर्स होता है और यहाँ पे क्या होता है, कॉमा करने के बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन होता है। ठीक है, तो इंटेल में पहले डेस्टिनेशन होता है और हम जनरली इंटेल ही यूज़ करते हैं, तो वही एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है। तो यहाँ पे देखिए R1 क्या है, R2 क्या है आपका डेस्टिनेशन है और R1 क्या है यहाँ पे आपका सोर्स है। तो यहाँ पे सिंपली हमने 3 वेरिएबल लिए हैं A, B एंड C। तो यहाँ पे ये हमने R1, R2 और R3 में क्या किए हैं, कॉपी कर लिए हैं। सिंपल हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और एडिशन करना है। ठीक है, और x में वैल्यू क्या करनी है, स्टोर करनी है। तो वही यहाँ पे हमने लिया है। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, R1 और R2 का मल्टीप्लिकेशन होगा और रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा आपका R2 में। ठीक है, R1 में क्या है आपकी A की वैल्यू है और R2 में क्या है आपकी B की वैल्यू है, मतलब A मल्टीप्लाई बाई B, ये क्या होगा, परफॉर्म होगा। और आपका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, डेस्टिनेशन कहाँ पे, यहाँ पे R2 पे। तो R2 पे आपका रिजल्ट स्टोर होगा। रिजल्ट स्टोर करने के बाद R2 में हमें क्या ऐड करना है, आपका C ऐड करना है। ठीक है, तो सिंपली हम R2, R3 कर रहे हैं और यहाँ पे ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, एडिशन का। ठीक है, ये क्या है आपका इंस्ट्रक्शन का नेम है, या इसे हम निमोनिक्स भी कहते हैं असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो एडिशन करने के बाद आपके R3 की वैल्यू R2 में क्या हो रही है, सिंपली ऐड हो रही है। तो चेक कीजिए C क्या होगा, आपके R2 में ऐड होगा और R2 में क्या है आपका रिजल्ट है। तो यही रिजल्ट हम किस में कॉपी कर रहे हैं, आपके X में कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। R2 किस में कॉपी कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मतलब कॉपी कर रहे हैं। R2 की वैल्यू यहाँ पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रोग्राम है, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यूनिक्स में अलग आएगा आपका और यहाँ पे आपके इंटेल प्लेटफॉर्म के लिए अलग आएगा, मतलब विंडोज सिस्टम के लिए अलग आएगा। तो ये टारगेट कोड जनरेटर आपके प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंटली यहाँ पे बिहेव कर सकता है इंस्ट्रक्शंस भी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो सिंपल एग्जाम्पल है आपका कि कंपाइलर के फेजेस कैसे काम करते हैं और कंपाइलर कैसे बनता है। ठीक है, कंपाइलर कैसे एक्चुअल में बनता है। तो यहाँ पे लेक्सिकल एनालाइजर अगर हमें इंप्लीमेंट करना है तो यहाँ पे एक कंपोनेंट आता है जिसे हम कहते हैं लेक्स। तो लेक्स क्या हो सकता है, लेक्स के मदद से हम क्या कर सकते हैं, लेक्सिकल एनालाइजर या लेक्सिकल एनालिसिस फेज या हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका सिंटैक्स एनालाइजर। तो सिंटैक्स एनालाइजर ये परफॉर्म हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ याक। ठीक है, YACC, येट अनदर कंपाइलर्स कंपाइलर, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है। तो ये क्या कर सकता है आपका सिंटैक्स एनालिसिस फेज क्या कर सकता है, सिंपली हम इससे डेवलप कर सकते हैं आपके इस याक से। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर है एक्चुअली। तो लेक्स और याक की मदद से हम डिफरेंट ये
फेजेस हम डिवाइड कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आपके फ्रंट एंड तक क्या होगा, आपका कोई भी कंपाइलर हो आपका कोड सेम ही होगा, सिर्फ आपका बैक एंड मतलब आपके प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, सिंपली चेंज होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए जनरली क्या होता है, आपका जो सिंटैक्स एनालाइजर होता है उसमें ही सभी ऑपरेशन क्या होते हैं आपके परफॉर्म होते हैं, आपके इंटरमीडिएट कोड जनरेटर तक। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर तक आपके जो भी ऑपरेशन है ये जनरली आपके सिंटैक्स एनालाइजर में ही क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं। लेकिन सभी आपको पता होनी चाहिए, इस वजह से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट यहाँ पे मैंने करके लिया है। मतलब सिंटैक्स एनालाइजर भी आपका क्या हो सकता है, होली रिस्पॉन्सिबल हो सकता है आपका इंटरमीडिएट कोड तक जनरेट करने के लिए कोड। ठीक है, तो ये सभी फेजेस आपके फ्रंट एंड के आपके इस एक कंपोनेंट से भी परफॉर्म हो सकते हैं। ओके, तो कंपाइलर बनाने में क्या होते हैं, ये सभी फेजेस आपके क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के कंपाइलर है, आपको पता होगा जीसीसी कंपाइलर है, टर्बो सी कंपाइलर है। हर एक कंपाइलर दूसरे कंपाइलर से क्या होता है, अलग होता है। तो कोई भी कंपाइलर अगर आपको डेवलप करना है तो इन फेजेस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कंपाइलर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में यही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।